आगे हम देखते कि सामने वाले जितने भी हंटर थे वो सब जल के राख हो जाते हैं। ये देख के एडम जुनू से कहता है तो टॉप लेवल के हंटर जो सामने खड़े थे वो सभी राख में बदल गए। जुनू चिल्लाते हुए एडम से कहता है एडम अभी भी तुम्हारे पास भागने का मौका है, जल्दी से प्लीज वहाँ से निकल जाओ। एडम जुनू से कहता है वहाँ आसमान में अनगिनत ड्रैगन और बीस्ट उतर रहे हैं, हर तरह के बीस्ट गेट से आ रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। जुनू मन में कहता है एडम को बचाने के लिए अब मैं बस एक ही चीज कर सकता हूँ, अगर मैं एडम के अंदर प्लांट की हुई शैडो को कंट्रोल करूँ। आगे हम देखते कि जुनू एडम के अंदर प्लांट की हुई अपनी हाई आर्क की शैडो को निकालता है। हाई आर्क शैडो एडम का हाथ पकड़ लेता है। एडम इससे थोड़ा सा डर सा जाता है। शैडो एडम से कहता है अभी हम टेलीपोर्ट होने वाले हैं। तभी हम देखते कि एंड्रेस वहाँ पे आ जाता है और वो शैडो से कहता है तुम कहाँ जाने की सोच रहे हो। हम देखते हैं कि एंड्रेस एडम पे हमला कर देता है। हाई आर्क शैडो एडम को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने आ जाता है और एंड्रेस का वार अपने ऊपर ले लेता है। एंड्रेस का वार बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, उसका इफेक्ट यहाँ जुनू तक होता है। जुनू मन में कहता है मेरी शैडो आर्मी जैसे जैसे बैटल बढ़ता है उससे स्ट्रॉन्ग होती है, इसकी वजह से मैंने इसे आते हुए देखा ही नहीं। दुश्मन सारे आर्मी को एक जगह पे लाके वॉर को जल्दी निपटाने की सोच रहा है। मोनार्क्स ने गेट जो ओपन कर लिए जैसे कि मानो वो अपने प्लान के हिसाब से चल रहे हैं, पर उन्होंने अपने आर्मी को मुझसे सबसे ज्यादा दूर जो गेट है वहाँ भेज दिया। अभी वहाँ जाना मतलब सीधा आर्या पार की लड़ाई। समय निकालने का मेरा प्लान अब किसी काम का नहीं है, मैंने पहले ही काफी ज्यादा समय बर्बाद कर लिया। हम देखते कि जुनू बहुत ही ज्यादा गुस्सा और नाराज होता है। लियो जुनू से बात करने की कोशिश करता है पर वो चुप हो जाता है। लियो के साइड का एजेंट उसे कनाडा में जो कुछ भी कांड हुआ है उसके बारे में बताने लगता है। जुनू मन में कहता है क्या सच में अभी मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आगे हम एंड्रेस को देखते हैं, उसने चारों तरफ तबाही मचा के रखी हुई थी। वो कहता है मैं इन लिविंग क्रिएचर की दिल की धड़कन सुन पा रहा हूँ और उनके चीखे भी, उनके मौत की आवाज है, ये मेरे कानों के लिए संगीत है। पलक झपकते ही सब कुछ तबाह करने के लिए अब हम तैयार हैं, यही हमारा एकमात्र मिशन है। तो ब्रेनन को दिखाते हैं जो कि टीवी में ये सब तबाही देख रहा होता है। ब्रेनन हार मान चुका था, उसने बहुत ज्यादा शराब पी के रखी थी। वो कहता है हंटर्स, एजेंट्स, रिपोर्टर्स अब तक वो सब मारे गए होंगे। ब्रेनन मन में कहता है वहाँ सैकड़ों ड्रैगन्स थे और उनके पीछे जायंट्स की लहर और बीस्ट थे, ये ह्यूमंस के बीच में आने वाली सबसे बड़ी तबाही है। वो सब मर गए हैं, अब सब खत्म हो जाएगा। उन बीस्ट को अमेरिका में आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब मैं समझा कि संजुनू हमें गेट से जितना दूर जा सके उतना दूर जाने के लिए क्यों कह रहा था। अब इस दुनिया का कुछ नहीं हो सकता। हाँ ये सच है, यही अंत है। तभी हम देखते कि जुनू यहाँ पे आ जाता है। जुनू को अचानक से देख के ब्रेनन थोड़ा सा हैरान सा हो जाता है। जुनू ब्रेनन से कहता है ऐसे अचानक से आने के लिए मुझे माफ कीजिए, पर कुछ ऐसा है जो मुझे चाहिए, रूइन स्टोन, प्लीज मुझे वो रूइन स्टोन दीजिए जो कामिश ने पीछे छोड़ा था। ब्रेनन बहुत ही ज्यादा नशे में था। ये सुन के वो कहता है पर मिस्टर संग जैसे कि आप जानते हैं फेडरल ब्यूरो रूइन स्टोन को संभालता है। तभी ब्रेनन अपने आप को संभालता है और मन में कहता है आखिर मैं ये क्या कर रहा हूँ। फेडरल ब्यूरो अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर पूरा देश मिट्टी में मिलने वाला है तो उस रूइन स्टोन का क्या मतलब है। आगे ब्रेनन जुनू से कहता है मिस्टर संग मुझे माफ करना, मुझे लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही पी के रखी है। मैं आपको रूइन स्टोन देता हूँ लेकिन आपको उसकी जरूरत क्यों है। जुनू ब्रेनन को बताता है मैं उसे काउंटर अटैक करने के लिए यूज करने वाला हूँ। हम देखते कि ये दोनों रूइन स्टोन की तरफ आने लगते हैं। जुनू ब्रेनन को सब कुछ बता देता है। आगे हम देखते कि ये दोनों कामिश के रूम में आ जाते हैं। ब्रेनन कहता है तो उन रूलर्स ने इन बीस्ट को यहाँ पे भेजा था, तो आखिर इन बीस्ट के अंदर जो रूइन स्टोन हमें मिलता है इनका क्या मतलब है। जुनू बताता है रूलर्स की तरफ से हमारे लिए ये गिफ्ट है। रूलर्स ने इनको इसलिए बनाया है ताकि हम बीस्ट को काफी आसानी से हरा पाए। रूलर्स चाहते हैं कि हम उन बीस्ट से हमारे खुद के दम पर फाइट करें ताकि माना इस पूरी दुनिया में फैल जाए। हम ह्यूमंस को जो दर्द मिला है वो बस उनका साइड इफेक्ट है, ना कि रूलर्स का कोई आखिरी लक्ष्य है। जब बीस्ट मर जाते हैं उनकी एबिलिटीज ऑटोमेटिकली इन रूइन स्टोन में कैद हो जाती है। रूलर्स ने इन रूइन स्टोन को बनाया है ताकि हम बीस्ट का शिकार कर पाए। ये सब सुन के ब्रेनन कहता है क्या उन बीस्ट को रोकने के लिए आपको बस यही चाहिए। जुनू ब्रेनन से कहता है इसका पता लगाने का बस एक ही तरीका है, वैसे क्या मैं आपको एक और फेवर मांग सकता हूँ। आगे हम मिस सेलर को देखते हैं। जुनू ने ब्रेनन को इनसे मिलवाने के लिए कहा था। मिस सेलर जुनू को देख के कहती है मैंने ऐसे समय पे किसी विजिटर की उम्मीद नहीं की थी। आगे हम देखते कि जुनू बैठ जाता है
है। मिस सेलर जुनू से कहती है, तुम वो सेम व्यक्ति नहीं हो जिसे मैं पास्ट में जानती थी। पहले डार्कनेस तुम्हारे अंदर थी, लेकिन अब तुम खुद ही डार्कनेस हो। जुनू मिस सेलर से कहता है, मिस सेलर आप जिसे जानती थी मैं वही सेम व्यक्ति हूँ, बस फर्क इतना है कि जिस डार्कनेस को आपने मेरे अंदर देखा था मैं उसके साथ एक हो गया हूँ। आपने कहा था कि आप फ्यूचर देख सकती हो, है ना? क्या मैं भी आपको मेरे फ्यूचर में देखने के लिए कह सकता हूँ? मिस सेलर पहले थोड़ी सी शांत सी रहती है, पर आगे वो जुनू से कहती है, ठीक है। मिस सेलर जुनू का हाथ पकड़ लेती है और जुनू का फ्यूचर देखने लगती है। आगे हम देखते हैं कि मिस सेलर रोने लगती है और वो जुनू से कहती है, मिस्टर संग क्या तुम सच में अकेले सब कुछ अपने कंधे पे लेने वाली हो? ये सुन के जुनू मुस्कुरा रहा होता है। आगे मिस सेलर रोते हुए ही जुनू से कहती है, पर कैसे एक अकेला इंसान इतने बोझ को कैसे उठा सकता है? क्या बेहतर अच्छे के लिए तुम खुद को कुर्बान करने जा रहे हो? ये सब सुनने के बाद जुनू कहता है, क्या सुकून मिला, मतलब मेरा प्लान काम करेगा? ये सुन के मिस सेलर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो जुनू से कहती है, तुमने सुकून कहा? कोई भी तुम्हें याद नहीं रख पाएगा, ये जंग तुम्हें अकेला कर देगी। आगे हम देखते कि जुनू यहाँ से जाने लगता है। जाते हुए वो मिस सेलर से कहता है, ऐसे फेवर मांगने के लिए मुझे माफ कीजिए। मिस सेलर जुनू को रोकने की कोशिश करती है, पर जुनू यहाँ से चला जाता है। आगे हम जुनू को एक टावर पे देखते हैं। वो अपने फोन को निकालता है और चाहिन को कॉल लगाता है। वो चाहिन से कहता है, चाहिन ये मैं हूँ। चाहिन जुनू से कहती है, जुनू क्या सच में तुम हो? जुनू चाहिन से कहता है, हाँ मुझे माफ कर देना, हाल ही में मैं बिजी होने के कारण तुम्हें कॉल नहीं कर पाया। चाहिन जुनू से कहती है, अरे कोई बात नहीं, मैं खुद भी बिजी थी। जुनू चाहिन से कहता है, वैसे हमने एक दूसरे को काफी समय से देखा नहीं, चलो जल्दी फिर से मिलते हैं। चाहिन कहती है, हाँ क्यों नहीं। जुनू तुम मुझे देखने के लिए आओगे, ठीक है? ये सुन के जुनू कहता है, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें जरूर मिलने के लिए आऊंगा। आगे हम देखते कि जुनू फोन को रख देता है। चाहिन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तभी पीछे से जोई चाहिन को आवाज देता है। इससे चाहिन एकदम से पैनिक हो जाती है। जोई चाहिन से कहता है, अभी हमें चलना चाहिए। चाहिन कहती है, हाँ ठीक है ठीक है। आगे नरेटर हमें बताता है, एशियन हंटर अलायंस, यूरोप हंटर यूनियन, अफ्रीकन गिल्ड कोलाइजन और चाइनीज इमरजेंसी रिस्पांस यूनियन एक लाख जैसे हंटर जंग के मैदान की ओर निकल पड़े हैं। आगे हम एंड्रेस को देखते हैं और वो कहता है, मैं कब से यहीं पर हूँ। एंड्रेस अपनी पावर को यूज करके जुनू से कम्युनिकेट करता है। एंड्रेस जुनू से कहता है, तुम्हारे जैसे लाखों लोग पहले से ही मर चुके हैं, आखिर कितने समय तक तुम ऐसे ही छुपे रहोगे? जुनू एंड्रेस से कहता है, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं जल्द ही वहाँ पर आऊंगा। आगे हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाते हैं। एंड्रेस एक तबाह बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हुआ था। वो मन में कहता है, उस दिन के बाद से वो शांत है, आखिर वो क्या करेगा? खैर कि ओस के निवासी हमारी साइड है, उनको मिलाने के बाद हमारे पास 1 करोड़ से भी ज्यादा आर्मी है, तो बस बेकार से 1 लाख सोल्जर के साथ हमसे लड़ना आत्महत्या जैसा करना होगा। शायद अर्थ के अंत तक वो भाग गया होगा। तभी हम देखते कि एंड्रेस के मुंह पे एक मिसाइल आके लगती है। आगे हम देखते कि ऊपर से एयर फाइटर एंड्रेस पे मिसाइल की बारिश कर देते हैं। हम देखते कि वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। एंड्रेस जिस बिल्डिंग पे खड़ा हुआ था वो पूरी तरीके से तबाह हो जाती है। लेन में बैठा हुआ एक सोल्जर कहता है, यहाँ से देख के कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मुझे लगता है कि हमने उसका काम तमाम कर दिया है। तभी हम एंड्रेस के ड्रैगन फॉर्म की एक झलक देखते हैं। वो एयरक्राफ्ट के बिल्कुल सामने आया हुआ होता है। उसे देख के सोल्जर की हालत खराब हो जाती है। हम देखते हैं कि एंड्रेस का फॉर्म बहुत ज्यादा बड़ा था। उसके सामने सारे एयरक्राफ्ट एकदम छोटे से दिखाई दे रहे थे। एंड्रेस कहता है, कितना बोरिंग है ये। आगे एंड्रेस वहाँ पे एक पोर्टल को खोल देता है जिसके अंदर सारे एयरक्राफ्ट खींचे जा रहे थे और थोड़ी देर में सारे एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फिर आगे हम जिनू के महल को देखते हैं। जिनू अपने सिंहासन पे बैठा होता है। जिनू देखता है कि बेरू ने सिंहासन के पीछे मेरे किंग ऐसा लिखा हुआ होता है। जिनू बेरू को याद करके हल्का सा मुस्कुरा देता है और कहता है, तुम्हारा शुक्रिया बेरू। तभी वहाँ पे बेरू आ जाता है और वो जिनू से कहता है, मेरे किंग। जिनू तुरंत बेरू से कहता है, हाँ मैं जानता हूँ। बिलियन भी वहाँ पे आ जाता है और वो जिनू से कहता है, मेरे लिए ये कदम बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तभी साइड में इग्जिस भी आ जाता है और वो कहता है, मैं इस बात से सहमत हूँ। जिनू इनसे कहता है, मैं जानता हूँ तुम सभी मेरे सुरक्षा के लिए चिंतित हो, पर ऐसा समय आता ही है जब तुम्हें ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं। एशबॉर्न को मेरा यही नेचर पसंद था। मेरी जगह पे वो होते तो क्या करते? बिलियन एशबॉर्न को याद करते हुए जिनू से कहता है, अगर वो होते तो चाहे
उन्हें जो करना पड़ता वो इसे रोक देते। हम देखते कि जुनो हल्का सा हंस देता है। बेलियन जुनो को देख के शॉक हो जाता है क्योंकि जुनो के अंदर उसे एजबोन दिखाई देता है। बेलियन मन में कहता है वो दोनों एक दूसरे से मेल खाते हैं। हम देखते कि बेलियन भी हल्का सा मुस्कुरा देता है। आगे तीनों बेलियन, इग्रिस और बेरू जुनो के सामने नील करते हैं और कहते हैं मेरे लीज, हम आखिर तक आपके साथ खड़े रहेंगे। जुनो उठ जाता है और कहता है चलो ठीक है। जुनो अपने मोबाइल को निकालता है। बेलियन जुनो से कहता है मेरे लीज, आपको आपके फैमिली को कांटेक्ट करना चाहिए। जुनो कहता है नहीं, अगर मैं उनकी आवाज को सुनूंगा तो शायद जो मैं करने जा रहा हूँ उसके लिए मैं आगे ना बढ़ पाऊँ। हम देखते कि जुनो अपने मोबाइल को तोड़ देता है और सभी से कहता है चलो चलते हैं।